यूटिलिटीज का है। अब यूटिलिटीज के अंदर कई सारे यूज केसेस हैं जिनके ऊपर डिपेंड करते हैं कि ये क्रिप्टो क्यों बनते हैं। फॉर एग्जांपल देता हूं आपको, ईथर, आपने सुना होगा, ईथर एक क्रिप्टो है जो इथीरियम ब्लॉकचेन पे चलता है। सो अगर आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर हो और आपने कोई नया प्रोडक्ट बना दिया इथीरियम ब्लॉकचेन के ऊपर, और उसको अगर किसी को यूज करना है उस प्रोडक्ट को, तो वहां पे उन्हें ईथर की जरूरत पड़ेगी। तो ईथर का काम उस इथीरियम ब्लॉकचेन पे होता है। तो ऐसे ही कई सारे हर एक क्रिप्टो का अलग अलग यूज केस होता है। निश्चल सवाल ये है कि आपने कहा कि वेबसाइट क्या है। मेरा सवाल ये है कि जो भी लोग कोई भी फॉर्म ऑफ करेंसी या एसेट क्लास जिसको आप कह रहे हैं, बेसिक डेफिनेशन है, ओल्ड फैशन डेफिनेशन आप कह सकते हो उसको, उसकी एक अंडरलाइंग एसेट होती है। उसके वैल्यूएशन कैसे करते हैं आप? इसलिए क्योंकि वो केवल 21 मिलियन है इसलिए उसको किया है। उसकी काउंटर गारंटी क्या है? लिक्विडिटी अभी, और जो ट्रस्ट होता है जो यूजर्स का पूरे दुनिया में। आप जो बात कर रहे हो वो बिटकॉइन की कर रहे हो। बिटकॉइन को स्टोर एनी करेंसी, मान लीजिए इथेरियम नहीं, ये जो भी तरह तरह के चलने लगे हैं बहुत सारे नामों से, 5-6 हजार प्रकार के चलते हैं, ये क्या है, क्यों ट्रेड हो रहे हैं? हाँ ठीक है, इथीरियम का अगर आप देखोगे, आप उसे एसेट की तरह नहीं देख सकते, यूटिलिटी की तरह। ये थोड़ा सिमिलर है आपके लॉयल्टी पॉइंट्स हो गए। अभी कोई वेबसाइट में अगर लॉयल्टी पॉइंट है तो उसका यूज क्या है, उसका अंडरलाइंग एसेट क्या है? उसका यूज है कि उस वेबसाइट के अंदर यूज होता है। उसी तरह ईथर जो होता है वो इथीरियम ब्लॉकचेन के अंदर यूज होता है। तो आपको जो भी ट्रांजैक्शन करने इथीरियम ब्लॉकचेन पे, ईथर के बगैर आप नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि इसे हटाते हैं और कोई और टोकन या कुछ और यूज करते हैं, क्योंकि वो नहीं हो नहीं सकता। उस ब्लॉकचेन पे उसी टोकन का इस्तेमाल होता है। तो ये यूज केस पे डिपेंड करता है। अगर बहुत सारे लोग उसे यूज करने लगेंगे तो उसका रेट बढ़ेगा, क्योंकि उसका जो सप्लाई होता है वो लिमिटेड होता है, और उसके बेसिस पे प्राइस डिपेंड होता है दुनिया भर में कि इसका प्राइस कितना होगा, बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। ओके, तो एक तरीके से वो करेंसी हो गई ना कि आप उसका यूज करके कुछ बार्टर कर लेंगे, ट्रांजैक्शन में उसको यूज करेंगे। अगर समझो लॉयल्टी पॉइंट भी करेंसी है तो इन अ वे है। नहीं, निश्चल भाई गलत है वो। देखिए, लॉयल्टी पॉइंट्स एक डेरिवेटिव्स है, उसका प्राइमरी नहीं है, ये प्राइमरी सोर्स है सर। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। यूज नहीं कर सकते। हाँ, तो मैं ये देखिए, बहुत ब्लॉकचेन है। हाँ, तो ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है जिस पर बेस्ड आपने एक प्रोडक्ट बनाया, ठीक है? राइट। अब उस प्रोडक्ट को आप कह रहे हैं कि हम पूरी दुनिया में चला रहे हैं, उस पर लोग ट्रेड कर रहे हैं। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि जो लोग उस पर ट्रेड कर रहे हैं उसके वैल्यूएशंस कैसे हो रहे हैं, उसको कैसे आप बार्टर कर रहे हैं, उसकी काउंटर गारंटी कौन ले रहा है? उसको आप फिएट करेंसी की तरफ यूज करा रहे हैं ना? नहीं, देखो, अगर आपने ईथर खरीदा, आप क्यों खरीद रहे हो? सो पहला क्वेश्चन, आप क्यों खरीद रहे हो? आप ईथर खरीद रहे हो ताकि आप उसको यूज कर सके हो ब्लॉकचेन पे। उस ब्लॉकचेन पे अगर आपको कुछ भी एप्लीकेशन रन करना है, आप कोई और करेंसी यूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे दूसरी तरफ कोई कंपनी बैठा नहीं है जो ये करेंसी ले रहा है। ये कंप्लीटली हो रहा है ब्लॉकचेन पे, और ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज्ड है। सो ऐसा नहीं है कि कोई एक कंपनी बैठा हुआ है और उनको हम बोले आप ईथर मत लो और कुछ और ले लो और आप मेरा एप्लीकेशन चला दो। मुझे अगर एप्लीकेशन चलाना है तो मुझे ईथर की जरूरत है, और उसके लिए मुझे जाना पड़ता है एक्सचेंजेस पे, जहां पे मैं ईथर खरीद सकता हूँ। तो ये सबसे बड़ा यूज केस होता है जिसके बेसिस पे आपका डिमांड एंड सप्लाई आ जाता है, और जैसे डिमांड एंड सप्लाई आ जाएगा तो उसका एक वैल्यू आ जाता है। तो वही है वैल्यू जो ईथर का आज के डेट में $4,000-4,500 जो चल रहा है, वो जस्ट ये डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है। जी तन्वी रत्ना जी, ये बार बार एक शब्द यूज किया जाता है, यूज केस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी उसके प्रोडक्ट के तौर पे सामने निकल के आ रहा है। क्योंकि आप तो उस सेगमेंट में काम करती हैं, फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ में। जिस तरीके से ये पूरी क्रिप्टो करेंसीज या आप क्रिप्टो एसेट बोलने लगे हैं, उसका जो डेवलपमेंट हुआ है, उस पर सरकार कह रही है कि हम कंप्लीट बैन लगाएंगे। सही फैसला है उनका ये? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, और मैं क्लैरिफाई करूंगी कि हम पॉलिसी कंसल्टेंसी नहीं है, हम एक पॉलिसी थिंक टैंक है। हमारे बोर्ड पे आरबीआई के लोग हैं, एसएबी के फॉर्मर रेगुलेटर्स। मैं खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ काम करती थी पहले, और मैंने 11 कंट्रीज में लगभग क्रिप्टो रेगुलेशन पे काम किया है। तो मैंने बहुत बारीकी से इसके रेगुलेटरी क्वेश्चंस को देखा है, इसके सॉल्यूशंस को देखा है। और ये आपका क्वेश्चन सही है कि हम इसको यूज केस के तरह से क्लासिफाई करें, कि हम इसको कैसे डिफाइन करें, कैसे कंट्रोल में लाएं। और ये एक्चुअली इंडिया के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है, बिकॉज
इंडिया में कुछ ऐसे रिस्क हैं जो और कंट्रीज में है ही नहीं, क्योंकि हमारे कैपिटल कंट्रोल्स हैं। अब हम अगर यूएस के तरफ देखें या सिंगापुर के तरफ देखें तो इनकी फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी होती है। तो वो करेंसी मतलब डॉलर से सिंग डॉलर में कन्वर्ट हो या ईथर से सिंग डॉलर में कन्वर्ट हो, उसमें कोई कैप नहीं है, ठीक है। तो वो एक बहुत बड़ी मॉनेटरी रिस्क को कंट्रोल कर लेती है उन कंट्रीज के लिए, बिकॉज इनकी फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी है। अब हमारे लिए ऐसा कोई प्रेसिडेंट नहीं है, हमारे लिए ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं है जो हम इनके कंट्री से ले ले और वो हमारे लिए काम कर ले। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज था हमारे सामने, और हमने अभी 2 दिन पहले इसके ऊपर बहुत बड़ा सोल्यूशन निकाला है गवर्नमेंट के लिए। अब आपने जो यूज केस की बात की, ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन है डिफाइन करने का। मैं आपको बोलूं, जो कंट्री सालों से इस पे गौर कर रही है, अभी यूएस में आज तक डिफाइन नहीं है कि रिपल क्या है, ठीक है। अभी तक फाइट होती है कि ये सिक्योरिटी है कि ये कमोडिटी है। तो हम एक बार में तो ये डिफाइन नहीं कर पाएंगे। और ये क्या है, ये एसेट क्लास ऐसा है कि ये म्यूटेट करता रहता है, मतलब इसमें नए नए चीजें आती रहती है। आपने सोचा कि आज आपने डिफाइन कर लिया, तो 6 महीने में कुछ अलग इनोवेशन इसमें आ जाता है, बिकॉज ये लाइट के स्पीड पे म्यूटेट कर रही है, इनोवेट कर रही है। तो ऐसी चीज को आप कैसे लाओगे कंट्रोल में? और उस पे जो हमारा व्यू पॉइंट है वो ये है कि हम ये सिक्योरिटी कमोडिटी वाले डेफिनेशंस तो जरूरी हैं, पर वो सबसे टाइम टेकिंग है। पर एक चीज जो कॉमन है क्रिप्टो करेंसी में वो ये है कि वो हमेशा एक की पेयर होते हैं। ये इथेरियम, बिटकॉइन और कुछ नहीं है, बस 2 क्रिप्टोग्राफिक की है, एक पब्लिक की है, एक प्राइवेट की है। और ये इट डजंट मैटर कि ये एनएफटी है या ये ट्रेड हो रहा कोई कॉइन है, ये हमेशा यही फॉर्म लेता है। तो अगर आप उस पे गौर दें और उससे आप उसमें एक रिंग फेंस में ले आए इंडिया की जितनी भी एक्टिविटी हो रही है, तो आप हर क्लास के क्रिप्टो को एक इसमें रिंग फेंस में ला सकते हैं, एक तरह के कंट्रोल में ला सकते हैं। और ये जो सबसे बड़ी हमारी रिस्क है, ये क्रॉस बॉर्डर में कैसे फैल रहा है, ये इसमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी में, कि कितना पैसा इंडिया के सेविंग्स से इसमें जा रहा है, डाइवर्ट हो रहा है, वो सब चीजें आप उससे ट्रैक कर सकते हैं एक वॉलेट के जरिए से। नहीं, उससे फायदा क्या होगा तन्वी जी? तो उससे क्या होगा, जैसे अभी हमने आधार को लेके कितनी चीजें हमारे कंट्रोल में आ गई, क्योंकि डी डुप्लीकेशन होने लगा, हम फिर ये ऐसे मोबाइल बेस्ड बैंक्स बनाने लगे, अब हम सीबीडीसी बनाने लगे हैं, क्योंकि एक बेस इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बना दिया। तो वैसे ये जो क्रिप्टो करेंसी का जो एक्टिविटी होता है, ये ऐसा कोई ब्लैक बॉक्स नहीं है, ठीक है। ये हम गवर्नमेंट में अब धीरे धीरे समझने लगे, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई एलियन ने ले आई है और समझ नहीं। आप 13 साल के बच्चे समझ रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी। नहीं 13 साल नहीं रत्ना जी प्लीज, 13 साल के बच्चे सिर्फ ये समझ रहे हैं कि 1 रुपए का शिबू आइनू बहुत सारा मिल जाता है, उसको वो ट्रेड करके पैसे कमाते हैं, उनको सिर्फ इतना समझ में आ रहा है। हाँ, इससे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा उनके। डेवलपर्स हैं, मैं आपको बताऊंगी, जो 13 साल में समझ है। तो ये हमने बात समझी गवर्नमेंट में कि लोग इसको एक्चुअली जो अंदर हो रहा है वो समझ रहे हैं। ये तो ट्रेडिंग का तो ऊपर की बात है, ठीक है। आपको असली में टेक्नोलॉजी को कंट्रोल में लाना है, तो वो टेक्नोलॉजी के से समझ के उसको रिंग फेंस में लाना पड़ेगा। ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करे वैसे ही उसको हमें रिंग फेंस में लाना पड़ेगा। तो अब ये वॉलेट वाला कॉन्सेप्ट उस पे ध्यान जा रहा है, उस पे अभी गौर हो रही है, अभी निकला है ये कॉन्सेप्ट जी, और अभी उस पे डेलिब्रेशन हो रही है। मैं दोबारा से उस सवाल को रिफ्रेश करता हूं, आप लोग थोड़ा सा उसको कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, अनक्लटर